हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ एरिया क्लास में स्वागत है। हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा है प्रश्नावली 1.1 में से। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो यहाँ पे जो भी हम करेंगे तो इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये बोला है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो उसमें क्या है, हमारे पास पिछले जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें 2 एलिमेंट थे, तो 2 संख्याएं थे, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास है 3 संख्या है, एक है 12, 15 और 21। तो 3 संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। देखिए सेम वही पैटर्न रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सेम उसी तरह से हमें इसको करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखिए अगर हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसका हम यहाँ पे हल शुरू करते हैं। हल में हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अगला बचा है हमारा 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब सेम वही तरीका, अगर हमें एचसीएफ निकालना है किसका, इस 12, 15 और 21 का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो हमने इसको 2 की घात 2 लिख दिया, गुणा 3 लिख दिया। उसके बाद 15 के लिए हमने देखा तो 15 बराबर है हमारा 3 गुणा 7, सॉरी 3 गुणा 5। आगे देखिए 15 के लिए हमने यहाँ पे देखा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5, तो उसको हमने लिख दिया 3 गुणा 5। 21 के लिए क्या है भाई, 21 के लिए हमारे पास है 3 गुणा 7। जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए आप लोगों को याद होगा, एचसीएफ हम लिखते हैं यहाँ पे कोष्टक में 12, 15, 21। अब 3 संख्याओं का एचसीएफ है तो तीनों संख्याओं को लिखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे जो एचसीएफ है उसके लिए हमने बताया था, जो हमारे संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंडों में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, मतलब कॉमन संख्या होगा, उस कॉमन संख्या का जो न्यूनतम घात होगा वही क्या कहलाएगा, इन संख्याओं का एचसीएफ। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन संख्या कौन सा है इनमें। तो यहाँ पे 2 बाकियों में नहीं है, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। और 3 की घात जो न्यूनतम है वो कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 3 हमारा। 5 इसमें है, बाकियों में नहीं है। 7 इसमें, बाकियों में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो है वो आपको 3 ही दिख रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ इसका 12, 15 और 21 का कितना आ रहा है हमारा, 3। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब अगला आंसर निकालना है हमें। अगला क्या है हमारा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम ऑफ किसका, 12, 15, 21, 12, 15, 21। भाई एलसीएम के लिए क्या बताया था हमने, जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, उन सभी अभाज्य गुणनखंडों में जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का या फिर प्रत्येक संख्या का जो अधिकतम घात होगा, प्रत्येक संख्या का जो अधिकतम घात होगा वो एलसीएम में शामिल होंगे। अब देखते हैं पहले वाले में, इन सभी में देखते हैं 2 है, इसमें नहीं है। चलिए यहाँ पे 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात है 2, तो 2 की पावर होगी 2 गुणा। इसके बाद 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे होगा 3 गुणा। इसके बाद 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 5 है, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 5, एक बार ही है घात। अब 7 बचा, 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो 7 को हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो इनका एलसीएम बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 बराबर 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 7 420, कितना आया, 420। दोबारा करते हैं, देखिए दूसरे तरीके से, 7 पंजे 35, 35 दिया हो गया आपका 105, 105 और ये हो गया 4, 105 चौको 420।
ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम किसका? 12, 15 और 21 का। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेकंड वाला। सेकंड में क्या बोला है? 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 17, 23 और 21, 29 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, हम सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है? देखिए, यहाँ पे 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अब हमें इसके एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अब इसके एचसीएफ क्या होंगे? तो यहाँ पे देखते हैं, जो 17 है, 17 को हम, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हल। 17 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा केवल 17, ठीक है। 17 क्योंकि ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है तो इसको 17 ही लिख सकते हैं। दूसरा है 23, 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका 23 ही होगा। सिमिलरली 29 है, 29, 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 ही होगा। अब बात आती है कि हाँ, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए, मेन बात है यहाँ पे 17, 23 और 29, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें दिख नहीं रहा है, कोई भी कॉमन नंबर दिख नहीं रहा है। तो एक चीज़ हमें रख सकता है, मतलब 17 को हम 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, 23 को हम 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, 29 को हम 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब एचसीएफ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अतः एचसीएफ किसका? 17, 23, 29 बराबर कितना आ जाएगा भाई? देखिए, सब में कॉमन क्या है? केवल 1 है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। ये आ गया आपका पहला वाला आंसर, जो कि एचसीएफ निकालना था। सेकंड पार्ट में एलसीएम पूछा है। एलसीएम के लिए बात करते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? तथा एलसीएम बराबर, एलसीएम किसका? 17, 23, 29। आप यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम बराबर भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इफेक्टिव होता है इसलिए इसको लिखा जाता है। ये तरीका वैसे यही होता है, आप एलसीएम बराबर करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 17, 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? जो भी अंक है या संख्या है, तो हमने कहा था प्रत्येक संख्या का क्या? अधिकतम घात। यहाँ पे हमारे पास 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 की अधिकतम घात 1 है, गुणा 23, 23 का अधिकतम घात 1 ही है, 29, 29 की अधिकतम घात 1 ही है। साथ ही साथ हमारे पास 1 है तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होगा? देखिए, हमें 17 को 23 से, 23 को फिर उसको जो 29 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे 23 को 17 से करते हैं, 17 से 3 51 बचा 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 29 को मल्टीप्लाई कीजिए। 29 से कम 29 का 9 बचा 2, 29 9, 29 का पारा तो नहीं आता, 30 का आता है, 300, 300 में से 9 घटा दो तो हो गया 291। 291 और उधर बचा था 2, 291 और 2 293, 293 था। देखिए 293, 3 हमने उतार दिया, 29 बचा, ठीक है। अब 30 दिया हो गया आपका 90, 90 और इधर हमारे पास बचा था कितना? 29, 30 दिया 90। अब यहाँ पे 90 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक एक कम है तो ये हो गया 87, 87 मतलब 87 और ये हो गया 29। कितना हो जाएगा? देखिए 6, 10 और 11, 116। कितना आया? 11639। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ रहेगा, तो इसको लिखने की हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो एलसीएम ऑफ 17,
23 एंड 29 इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बता दिया। अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को बताया है, सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को करिएगा। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, जो कि बहुत इजी है। आप इसको अगर इसके अकॉर्डिंग इसको अगर समझ लिए तो इसको आप निश्चित रूप से आराम से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, आपके लिए हो गया, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पे काम ये नहीं है कि हम क्वेश्चन को आपको रटवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन रटवाना नहीं चाहते, हम आपको चीज़ों को सिखाना चाहते हैं। आप जब सीख जाएंगे चीज़ों को तो आराम से आप हर एक क्वेश्चन को अपने स्तर से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक ही क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ, आपको केवल रटवा रहा हूँ, तो रटवाना हमारा मकसद नहीं है। उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग नहीं बल्कि और वीक होगा। हमारा काम मोटिव क्या रहेगा कि आपको बेसिक चीज़ें सिखा के आपके बेस को स्ट्रांग करना। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप आगे सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे। सारे जो भी आपके बाद पास आगे बुक आएंगी या फिर कुछ भी होंगी तो उसको आप सेल्फ कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, जिसमें बोला गया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। अब सब पूछा क्या गया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका, 306 और 657 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे भी कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। और क्या दिया हुआ है भाई, दिया है HCF किसका, HCF है हमारा 306 एंड 657 का, और ये दे रखा है 9। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है इसी का। तो आप लोगों को मैंने पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, तो किस फॉर्मूले से, देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखिएगा। तो चूंकि दोनों या फिर चूंकि HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल यही होता है। HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अब हमें इसका HCF पता है, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, अतः यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए HCF एलसीएम किसका निकालना है हमें, 306, 657, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपन HCF ऑफ 306, 657 इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, राइट साइड में देखिएगा उसको। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, छोड़िए इसको, दूसरा तरीका बताता है। जैसे हमें एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है तो हो जाएगा ए इंटू बी बट्टे HCF ऑफ ए कॉमा बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। भाई दोनों संख्याएं कौन सी है, संख्या है हमारे पास ए और बी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल था यहाँ पे, इधर था HCF इंटू एलसीएम। भाई एलसीएम निकालना चाह रहे हैं हम, वही दोनों संख्या किसका, ए और बी का,
तो क्या बना हमारा a क्रॉस b अपन HCF ऑफ AB। कैसे, यहाँ पे HCF को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, जब बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में LCM बचेगा। तो वही फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, LCM ऑफ इतना बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF ऑफ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। HCF कितना बताया था हमारा, HCF आया था 9, 657 अपन 9। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, देखिए 9 से इसको करते हैं, देख लेते हैं आता है कि नहीं, या फिर इसको कर लेते हैं। 9 तिया 27 बचा 3 36, 9 चौको 36, तो इससे ये डिवाइड हो रहा है। 9 तिया 27, 9 चौको 36। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना है देखिए 657, इसको हमें 34 से मल्टीप्लाई करना है। 7 चौको 28 का 8 बचा 2, 5 चौको 20 और 2 22 का 2 बचा 2, 6 चौको 24 और 2 26, 3 7 21 बचा 2, 5 3 15 और 2 17 बचा 1, 6 3 18 और 1 19। तो यह है 8 3 6 2 12 और 1 13, 13 का 3 3 और 9 हो गया आपका 12, 1 और 1 कितना आया देखिए 22 33 8। ये क्या निकला हमारा एलसीएम, एलसीएम 306 का और 657 का एलसीएम हमारा निकला बराबर 22338। ये आपका आंसर हो गया, ये पूछा गया था। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सीख लेंगे तो और इसके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से बनाना है। हालांकि बनाना तो आपको तैयार, तो आपको सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है प्रश्न में। देखिए प्रश्न में बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या क्या है हमारे पास 6 की पावर n, ध्यान रखिएगा संख्या है 6 की पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बोला है। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 6 की पावर n है, 6 की जगह पे कोई और भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, कोई भी और संख्या हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि हमने क्या बताया कि हमें यहाँ पे रटवाना नहीं है, चीज़ों को हमें सिखाना है। अब सीखेंगे आप तभी जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया हमने, क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या है हमारे पास, देखिए अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर n है और n क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, तो इस कंडीशन में वह संख्या 0 पर समाप्त कब हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस चीज़ के लिए हमारे पास एक नियम है। उस नियम को आप ध्यान रखेंगे, उस नियम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, सारा काम आपका हो जाएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, उस नियम को समझेंगे। क्लियर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो संख्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे संख्या है हमारा 6 की पावर n और बोला है n जो है वह एक प्राकृतिक संख्या है। अगर एक प्राकृतिक संख्या होगा n, तो उस कंडीशन में क्या होगा, n क्या है हमारे पास यहाँ पे, n है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह से कुछ भी हो सकता है तो उस कंडीशन में 6 की ओवर n अगर है तो यह 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, उसको चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 6 है और 6 की पावर n कहा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी संख्या होगा तो अगर वह समाप्त हो रहा है 0 पर, किस पर समाप्त हो रहा है, तो 0 पर समाप्त होगा, तो इसका मतलब 6 की पावर n में हमारा जो इकाई का अंक होगा, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका
शून्य होना चाहिए। अब इकाई का अंक शून्य कब हो सकता है उसको यहाँ पे देखते हैं, वही हमारा नियम है। अब इकाई का अंक शून्य पर कैसे समाप्त होगा उसको देखते हैं। तो क्या कहेंगे हम भाई, देखिए जो रूल है, जो नियम है उसको हम देखते हैं। नियम, वो नियम क्या है, वो नियम क्या है? तो देखिए, यदि किसी संख्या का गुणनखंड, यदि किसी संख्या का गुणनखंड, देखिए किसी संख्या का गुणनफल यदि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो। क्या मतलब? गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो तो वह क्या होगा? शून्य पर समाप्त होगा। मतलब कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर है n और क्या है, तो यदि वह संख्या का गुणनफल 2 की घात m 5 की घात n के रूप का हो तो वह शून्य पर समाप्त होगा, वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए 2 की पावर m का मतलब हमारे पास 2 की मिनिमम घात 1 हो सकती है, आगे कुछ भी हो सकती है। भाई 5 की मिनिमम पावर 1 हो सकती है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो अगर वह उसकी मिनिमम पावर मतलब न्यूनतम घात 2 की घात 1 या 5 की घात 1 इस रूप का भी हुआ, तब भी वह क्या होगा? शून्य पर समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 की घात 1 हुआ तो 2 हो जाएगा, 5 की घात 1 होगा तो 5 होगा, 2 गुणा 5 बराबर 10, तो 10 किस पे समाप्त हो रहा है? शून्य पे समाप्त हो रहा है। तो इस रूप से, ठीक है। तो रूल आप ध्यान रखिएगा कि जो रूल हमने यहाँ पे बताया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड कैसे हो जाएगा? देखिए 6 का गुणनखंड 2 या 6 3 1 कम 3, ये हो गया 6 का गुणनखंड। अब 6 का गुणनखंड ये हो गया। अब इसको लिखते हैं। देखिए 6 बराबर क्या है हमारे पास? 2 गुणा 3। 6 बराबर है 2 गुणा 3। क्या 6 जो है उसका गुणनखंड है, उसमें क्या यह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें 1 2 आ गया, 1 और 5 भी आ जाता तो भी हम कहते हैं कि हाँ ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या, देखिए आगे, चूंकि संख्या 6 का गुणनखंड, यहाँ पे 6 का गुणनखंड है 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः 6 की पावर n, 6 की पावर n था, 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। क्या बताया है? देखिए व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना दो संख्या है, लेकिन वो गुणनखंड के रूप में रिप्रेजेंट करा है। भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे अगर ये वाला और ये वाला भाज्य संख्या है, इसको हमें व्याख्या करना है, बताना है, तो पहले हम पीछे जो पढ़े हुए चीज़ें है उसको रिकॉल करते हैं। क्या है? ध्यान दीजिए, अगर कोई भाज्य संख्या होगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए? भाई अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन हमने बताया था, यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसके क्या होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड होंगे।
क्लियर? यदि कोई भाज्य संख्या है तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, और अगर कोई अभाज्य संख्या होगा तो क्या होंगे? उसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। याद है? तो इसको यहाँ पे देखते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे पहले समझा लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्या बताया? डेफिनेशन याद रखिएगा। यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें कोई भी एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 9 है। 9 एक भाज्य संख्या है, तो देखते हैं 9 को हम क्या लिख सकते हैं। 9 का गुणनखंड क्या होगा? एक गुणनखंड हो जाएगा 9 का कितना? स्वयं 1। दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3। तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 9। मतलब 9 जो है वो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 का एक गुणनखंड 1 है। 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब 9 का एक गुणनखंड 3 भी है। 9 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब 9 का और एक गुणनखंड 9 भी है। अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या आपका क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन हमने बताया, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है ना, 9 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, पर 9 से भी विभाजित हो रहा है, इसका 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं है। अगर भाज्य संख्या होंगे तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। हम 2 से अधिक गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे चलेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा हल क्या होगा भाई, पहले लिख लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। समझ में आगे? इसमें भी 13 है, इसमें भी, ये गुणा में है, ये प्लस में 13 है, तो दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 7 × 11 + 1। आगे सॉल्व करते हैं। 13 यहाँ पे क्या बचा? 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 + 1। आगे 13 × 77 और 1 78 हो गया। अब यहाँ पे इतना आगे देखिए, हालांकि हम 78 का भी आगे गुणनखंड निकाल सकते हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है। आप 78 लिख दिए, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या है वो 1 से गुणित होता है, मतलब उसके साथ 1 गुणा में हमेशा रहता है। तो 13 × 78 × 1 हो गया इतना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए, कितने गुणनखंड है? ये है हमारा प्रथम गुणनखंड, ये वाला है हमारा दूसरा गुणनखंड, ये वाला है हमारा तीसरा गुणनखंड। बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसके हमारे कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे? 1 2 3। हमने क्या बताया था डेफिनेशन में कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं या फिर होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो ये क्या है? आपका भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर? आपको पेपर में ये प्रथम द्वितीय तृतीय लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वहाँ उतना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? ये दिया हुआ है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कितना है?
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इतना दिया हुआ है। ठीक, इसको भी देखते हैं वैसे ही। दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, ये जो गुणा में है ये एक ही पद है और ये वाला दूसरा पद है। भाई पदों को कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने पद हैं? अगर पद अलग अलग होंगे तो उसको प्लस या माइनस से अलग किया गया होगा। अगर बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह होगा तो इसको मतलब समझ लीजिएगा कि वह अलग अलग पद है। यहाँ पे गुणा में होंगे या भाग में होंगे तो वो एक ही पद में काउंट किए जाएंगे, और अगर प्लस माइनस से अलग किए जाएंगे तो वो अलग अलग पद होंगे। तो यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है। अब दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। करिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा देखते हैं। 5 तो बाहर से होगा ही होगा, अंदर क्या हो जाएगा? 7 छंग 42, इधर हो गया 7 छंग 42 और इधर 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इसको मल्टीप्लाई करिए। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1008। 1008 प्लस 1 यहाँ पे बचा। यहाँ पे अगला 5 यहाँ पे आ गया। 1008 प्लस 1 1009। भाई 1009 है, इसका भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, पद बढ़ जाएंगे, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी संख्या होगा वो 1 से गुणित होता है, पहले बताया। अगर गुणित होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा इसको हमने देख लिया यहाँ पे। भाई देखते हैं अब इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला ये प्रथम गुणनखंड, ये वाला हो गया द्वितीय गुणनखंड, ये हो गया तीसरा गुणनखंड। अब यहाँ पे हमारे पास कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं? 3 हो रहे। अब हमने क्या बताया था? चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 7वां। इसमें पूछा गया है, बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बोला गया है कोई खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? समझिएगा, प्रश्न को पढ़ते हैं और दोबारा से यहाँ पे हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। जब तक हम प्रश्न को पढ़ के समझेंगे नहीं, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, मस्तिष्क में माइंड मैप नहीं बना पाएंगे, तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसमें क्या बताया जा रहा है उसको समझना है। समझने के बाद उसको हमने अपने माइंड में सेट करना है कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है, एक माइंड मैप तैयार करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को पढ़ के एक मैप तैयार करते हैं, उसको देखते हैं क्या है। क्या बोला है? देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है, मान लेते हैं बोर्ड पूरा का पूरा हमारा खेल का मैदान है। अब किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जो खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो हमारे पास देखिए पूरा बोर्ड नहीं, बल्कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वृत्ताकार पथ है वो कुछ इस प्रकार का है। वृत्ताकार पथ जो होगा वो वृत्त के आकार का होगा। ये हमारा वृत्त हुआ और पथ मतलब रास्ता, जो कि कुछ इस प्रकार से है।
ये हमारा वृत्ताकार पथ, ये रास्ता है रोड, ऐसे करके ये इधर बढ़ रहा है, समझिएगा, ये हमारा रोड है। दोबारा देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब ये जो हमारा है रोड मैदान में, इसका एक चक्कर लगाने में, पूरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसे मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दो अलग अलग लोग हैं। पहला है सोनिया, जिसको इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, वही रवि जो है इसका एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करता है। आगे, अब सोनिया जो है 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लिखते हैं या फिर समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, मतलब दोनों जो है एक ही समय में एक ही स्थान से, मान लेते ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से दोनों एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही स्थान से ये स्थान है। यहाँ से चल रहे हैं कौन कौन, पहले सोनिया और दूसरा रवि, दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय में एक ही स्थान से। आगे बोला है चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दिशा भी एक ही है दोनों की, एक ही दिशा में चलते हैं। बोला गया है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद पुनः दोनों जो है अपने इसी स्थान पर मिलेंगे। समझ में आई? अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब अगर रवि और सोनिया यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं तो दोनों भाई चलते रहेंगे, यहाँ पे जरूर मिलेंगे, पुनः कभी यहाँ पे मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। अब मान लीजिए चलना शुरू कर रहे हैं तो पहले एक बार मिलेंगे, यहाँ पे एक वो समय होगा, फिर अगर वो चलता ही रह रहा है तो फिर मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। मान लो दिन भर वह इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, चलना शुरू कर रहा है, तो कई बार होगा कि यहाँ पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे। अब अगर कई बार यहाँ पे मिल रहे हैं तो कई बार मिलने पर जो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या बोला, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वो चीज कैलकुलेट करनी है। और वह आपका पहली बार भी हो सकता है, दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। तो हमें ऐसे करके अगर निकालेंगे, मान लो 4 दिन तक चलते रहे तो कितनी बार मिल लेंगे, तो हमें वो सारे नहीं निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, जो पहली बार वो दोनों यहाँ पे अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, वही पहले बार को हमसे पूछा गया है। तो हम इसको पहली बार जब इसी प्रारंभिक स्थान पे दोनों जने मिलेंगे तो वह कैसे निकालेंगे, तो वह क्या होंगी भाई, पहली बार मिलेगा तो न्यूनतम समय में मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा तो न्यूनतम समय से थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर तीसरी बार और थोड़ा बढ़ जाएगा, चौथी बार और बढ़ जाएगा। तो वो जो न्यूनतम समय है जिसपे वह मिलेगा वह हमें पूछा है, तो वह क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ट्रिक है। देखिएगा, अगर हमारे पास अधिकतम समय के लिए बात करते हैं अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे भाई, अधिकतम के लिए हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, किसका, रवि और सोनिया का एचसीएफ निकालेंगे। और अगर न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम के लिए क्या यूज करेंगे, एलसीएम। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है हमारा, अगर इसको याद रखा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे जो पूछा गया है तो हम कौन सा वाला निकालेंगे, अधिकतम वाला निकालेंगे कि न्यूनतम। अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि 1 घंटे तक चला तो अधिकतम उसमें कुछ आएगा, 2 घंटे तक चला तो कुछ और आएगा, 3 घंटे तक चला तो कुछ और आएगा, 1 दिन तक चला कुछ और आएगा, 2 दिन तक चला कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा अधिकतम कुछ फिक्स नहीं है। अब तो कौन सा वाला निकालेंगे भाई, न्यूनतम, जो वो पहली बार दोनों पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे तो वो वाला पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो न्यूनतम है, तो न्यूनतम के लिए हमने क्या बताया भाई, एलसीएम निकालेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक की? अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बताया है, फिर पुनः करते हैं हम, करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूं। एक चक्कर या फिर सोनिया को, देखिएगा यहाँ पे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगा समय बराबर 18 मिनट। याद रखिएगा, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। वहीं रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? वो है 12 मिनट। 18 मिनट 12 मिनट। अब हमें क्या बताना है भाई कि कितने समय बाद यह पुनः अपने उसी स्थान पर मिलेगा। कंडीशन यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर। ये स्थान हमने निर्धारित कर दिया और एक ही दिशा में चल रहे हैं एक ही समय से, तो कितने समय बाद यह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बताया अभी भाई कि दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रश्नानुसार क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार हमें ये निकालना है कि दोनों का एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये जो है क्या है, ये निकालना है। ये निकालेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो वही प्रोसेस है हमारा पुराना। 18 का गुणनखंड करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 12 का गुणनखंड कर लिया। अब जो है 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 ये हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, 2 3 6, फिर 3 से दे दो, 3 एकम 3। क्या देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं हम। 18 को अगर लिखेंगे तो 18 बराबर 2 एक बार आ रहा है, तो 2 गुणा 3 2 बार आ रहा है, 3 की घात 2 हो गया। क्लियर? अब है 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कितनी बार, 1 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे। अतः एलसीएम ऑफ किसका 18 और 12 का, 18, 12 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया था, जो भी आपके संख्याएं होंगे उनका हम पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात जो अभाज्य संख्याओं का गुणन आएगा, तो दोनों संख्याओं के जो अलग अलग या फिर प्रत्येक जो अभाज्य संख्या है उनका जो अधिकतम घात है दोनों में, उनको हम यहाँ पे एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है हमारी पहली अभाज्य संख्या, और दोनों में देखिए 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हमने ले लिया, 2 की घात 2 गुणा दूसरा अभाज्य संख्या है 3, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, वो भी 2 है, तो उसके हम 3 की घात भी 2 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो, 2 की घात 2 बराबर 4, 3 की घात 2 बराबर 9, और दोनों का कितना आया गुणा करके, 4 9 36। तो यहाँ पे एलसीएम किसका, 18 और 12 का कितना आ गया, 36। तो ये हमारा बराबर हो गया, यही हमारा आंसर भी है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? अतः वे दोनों 36 मिनट पश्चात पुनः एक ही स्थान पर या फिर उसी जगह पर मिलेंगे, उसी जगह पर मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ये आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करा होगा, इस प्रश्नावली को, और आगे भी बेहतर इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे। आप लोग इसमें कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद।